नमस्कार। चंचल आखिरी पायदान से। आजकल थोड़ी सी एक नई चेतना नए सिरे से निकलनी शुरू हुई है और बहुत शुभ लक्षण है कि जो नई पीढ़ी आ रही है अब ये सवाल उठाना शुरू कर रही है, पूछ रही है समाज के बारे में, सियासत के बारे में। केवल अभी इन्हीं चीज़ों के बारे में मामला फंसा हुआ है। उनको थोड़ा सा मैं संशोधन कर दूं कि सियासत, समाज के हर हिस्से, कला, संगीत, रंगमंच, जीवन पद्धति, सिनेमा, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, एक दूसरे से कुछ न कुछ लेकर के आगे बढ़ते हैं। उदाहरण देखिए, हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। अंग्रेज़ हिंदुस्तान में हुकूमत कर रहा है, अंग्रेज़ के खिलाफ कांग्रेस से एक लड़ाई लड़ रही है और कांग्रेस एक खुला मंच है। जब मैं कांग्रेस कहता हूँ तो मेहरबानी करके आप इधर उधर मत झांकिए और उदाहरण मत देना शुरू करिए कि हमारे इसमें ये भी थे वो भी थे। कांग्रेस एक खुला मंच था, उसमें साम्यवादी भी आते हैं, समाजवादी रहे, नरम दल रहा, गरम दल रहा, सुभाष बाबू रहे, भगत सिंह रहे, चंद्रशेखर आज़ाद, इन सब लोग एक ही लक्ष्य है इन लोगों का, आज़ादी हासिल करना। कांग्रेस उसमें बड़ी संस्था है, बड़ी सोच के लोग हैं, उसमें सब लोग समाहित हैं, तो ये चलता रहा। लेकिन अब देखिए कि उसमें प्रभावित कैसे किया इस एक सियासत ने। फिल्मों में देख लीजिए, बी शांताराम निकल करके आते हैं, लिटरेचर में ज़बरदस्त है, मुंशी प्रेमचंद आते हैं, सोहनलाल द्विवेदी आते हैं, मैथिली शरण गुप्त आते हैं, बहुत सारी अच्छी खूबसूरत रचनाएं होती हैं। ये संगीत में देख लीजिए, कंठे महाराज आते हैं, सब एक से एक विद्रोही तेवर लेकर के। उसी समय पंडित भीमसेन जोशी भी आते हैं, वो ट्रांजिट पर हैं। अलग अलग मुकामों पर लोग निकल करके आ रहे हैं और आज़ादी के बंटवारे तक आते आते राही साहब भी आगे, बहुत फेमस नावल है उनका आधा गांव। कहा जाता है कि गालियों से भरा पड़ा है, हिंदी पट्टी का हिस्सा है वो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मुतासिर होते हैं हम अपने पूरे मुआशरे से कि जितने भी ये सब्जेक्ट हैं सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम उस हिसाब से आज मेजर करें, नापें अपने आप को, तो हम ईमानदारी के साथ, कोई घपले की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत गलीज जगह पर जाकर के पहुँचे हुए हैं। और सबसे बुरी स्थिति यह है, राजनीति तो होती ही है, राजनीति के ऊपर जब तक नकलेल नहीं होता तब तक राजनीति तो बड़ी कुकर्मी है वो। नेतृत्व तो और भी ज़्यादा कुकर्मी होता है, लेकिन उस पर नकलेल लगाते हैं। साहित्य है, पत्रकारिता है, ये लोग अभी हम केवल एक को वो दे रहे हैं कि पत्रकारिता थोड़ी सी बदमाशी कर रही है, और वाकई कर रही है, बिकी हुई है, तो इसको पत्रकारिता भी नहीं कहते। हम लिटरेचर में नीचे गिर गए हैं, छोटी छोटी उपाधियाँ पाने के लिए, अलंकार पाने के लिए पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप लिख रहे हैं। कोई कालजयी रचना निकल करके अभी तक नहीं आ रही है। ट्रांजिट पीरियड पर देखिए कि हिंदुस्तान जब आज़ाद हो रहा था, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो बम्बई से गाना बज रहा है कि इस मुल्क क्या है वो गाना, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, लाए हैं इस देश को, देश की कश्ती निकाल कर, वो आ रहा है। आ रहे हैं राही साहब, आ रहे हैं कन्नड़ में यू आर अनंत मूर्ति का संस्कार आ रहा है कि साहब आज़ादी तो दे दिए, लेकिन जो ये डिस्पैरिटी है, गैर बराबरी है, जातीय गैर बराबरी है, वर्चस्व का मामला है, इसके खिलाफ कौन बोलेगा। तो कुछ लोग जो जड़ होते हैं वो कहते हैं कि भाई आपके लिखने से फ़र्क क्या पड़ेगा। फ़र्क पड़ता है। ठक्कर बापा कांग्रेस के बहुत अच्छे आदमी, उन्होंने एक भाषण में, बहुत मैं बैठा हुआ था गांधी राजघाट पे, बोल रहे थे, तो बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने कहा कि मान्यता,
फिल्म में कभी आप देखिए तो जो गुंडा लोग होते हैं छोटे मोटे गली मोहल्ले के, ये भी बैठेगा तो जब हीरो स्क्रीन पर हीरो जब गुंडे को मारना शुरू करेगा तो ताली बजाने वाले में वो भी शामिल रहता है, जो अपने इलाके में छोटी मोटी गुंडई उसी तरह से देख के करता है। तो ये एक फ़र्क पड़ता है उसका, और सोचने का नज़रिया बदलता है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे पर बड़ी खूबसूरत लाइन है, पाकिस्तान में खूब चलती है कि इसको जिन्ना ने नहीं, अलीगढ़ विश्वविद्यालय के कुछ लफंगों ने इसको निकाल करके बाहर कर दिया, 2 मुल्क बना दिया। तो ये भी एक चर्चा चलती है। उस पर राही साहब का बहुत खूबसूरत नावल है वो आधा गांव। इसके बाद नाटक में आप आ जाइए, बीबी कारंत निकल करके आते हैं, गिरीश कर्नाड हैं, बादल सरकार हैं, ये तमाम सारे लोग हैं, विद्रोही तेवर लेकर के उतरते हैं और समाज के बुनियादी सवाल पे बात करते हैं। जब ये तमाम सारी चीज़ें होंगी तो सियासत को अपने ढर्रे पर सुधारना पड़ेगा। और अगर आप देखें तो जितने भी साहित्य या लिटरेचर है, कला है, हुसैन साहब का मैंने जिक्र नहीं किया, बेंद्री साहब हैं, हुसैन साहब है, कार्टून में आर के लक्ष्मण आए, करंजिया साहब आए, तो ये तमाम सारी जो चीज़ें होती हैं अब धीरे धीरे इनका स्खलन हो रहा है, क्षरण हो रहा है। अब देख लीजिए कि लिटरेचर में क्या आ रहा है साहब, एक भी जगह एकाधिकारवाद के खिलाफ प्रतिवाद में कुछ भी नहीं लिखा जा रहा है। हमारे कुछ जो नए मित्र हैं वो कह रहे हैं कि भाई अभी तो वक्त है, लिखा जाएगा। तो दुष्यंत की एक लाइन बड़ी खूबसूरत है कि लहू लुहान नज़ारों का जिक्र आया तो शरीफ लोग उठे दूर जाके बैठ गए। जब वक्त कट जाएगा, जब नया सवेरा आएगा, तो अब आप याद करके लिखेंगे कि हम आपके साथ थे। लेकिन आज आप क्या कर रहे हैं? कितनी किताबें प्रतिबंधित हुई थी मुंशी प्रेमचंद की, आज आपके यहाँ देख लीजिए प्रतिबंधित है, लेकिन कोई चर्चा नहीं है। आज आपकी ज़ुबान बंद की जा रही है, सब कुछ है, लेकिन ये इस स्थिति से खड़ा होने के लिए एक तमीज़ बदलनी पड़ेगी। तो विषयांतर नहीं है, मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ कि आप एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप मुल्क बनाना चाहते हैं कि पार्टी बनाना चाहते हैं? अगर ये सवाल एकांत में बैठ कर के सोचेंगे तो इसका जवाब एक शख्स है जो उस पर लगा हुआ है, उसकी तरफ आपका इशारा होगा। और बार बार कहता हूँ कि राहुल गांधी पार्टी, कांग्रेस पार्टी नहीं बनाने के लिए लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी मुल्क के मुस्तकबिल बनाने की बात सोच रहे हैं और उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। तो जब मुल्क बन जाएगा तो पार्टी अपने आप बनेगी। और ये इसका उदाहरण है, ये तमाम सारे लोग रहे गोखले, गांधी, पंडित नेहरू। अब अंदाज़ लगाइए कि पंडित नेहरू का संगठन में कोई मतलब नहीं था। संगठन वाले इनको नकार चुके थे कि इनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देना है, दूसरे नाम गए थे। लेकिन जिसने मुल्क बनाया था, मुल्क का फैसला था कि नहीं प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू बनेंगे। और ये इसकी जुबान किसने दिया? महात्मा गांधी ने। तो ये लाल बहादुर शास्त्री के पास कौन सा संगठन था? संगठन में क्या पकड़ थी? कामराज नाडार, निजलिंगप्पा, मोरारजी देसाई उस समय छाए हुए हैं। इसके बावजूद पंडित जी बनते हैं, ये लाल बहादुर शास्त्री जी बनाए जाते हैं, इसलिए कि देश के बारे में कंसेप्ट बनाने का, देश के बारे में सोचने का, देश के बारे में सपना देखने का इससे बड़ा कोई आदमी नहीं था। शक्ल में, लंबाई में बहुत छोटा आदमी, लेकिन विजन उतना ही बड़ा था लाल बहादुर शास्त्री का। आंगन में बैठ करके अपनी फटी हुई धोती खुद सुई से सिल रहा है। उसने मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला कर दिया। आज आप क्या कर रहे हैं साहब कि हिंदुस्तान की गरीबी एक तरफ, उसका मजाक उड़ाने के लिए 10-10 लाख की कोट पहन करके दिखा रहे हैं। ये चाहते तो नेहरू नहीं कर सकते थे क्या? लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या ये नहीं कर सकते? आप कहते हैं कि उनके कपड़े विदेश में धुलने जाते थे। खादी कब से जाने लगा विदेश में धुलने के लिए? विदेशी कपड़ा छोड़ करके ही नेहरू को गांधी ने पहचानना शुरू किया था। और जब वो नेहरू टाई उतार करके खादी पे आए हैं, तब गांधी ने एक लाइन कहा था कि हाँ अब पहचानने लगा हूँ। तो ये जो धाराएं बदलती हैं, आप एक बात केवल सोच लीजिए कि आप मुल्क बनाना चाहते हैं या पार्टी। और अगर पार्टी बनाना चाहते हैं तो बहुत आसान रास्ता है, कहीं भी किसी के साथ जोड़ लीजिए, जात के आधार पर, मत के आधार पर, पैसे के आधार पर, बंदूक के आधार पर।
लेकिन अगर मुल्क बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सीना और सीना दोनों ही बड़ा करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको चाहिए कि आप नए सिरे से सोचें कि मुल्क कैसे बनेगा। धन्यवाद।